4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक ऐसा मुद्दा आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको यह पता चलेगा कि जहां एक प्रदेश को प्रेफरेंस दी जाती है और दूसरे प्रदेश को अगर उसके ऊपर कुछ तमगा लगा भी हुआ है उसको हटाया जाता है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र के बारे में पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है, महाराष्ट्र को कहा जाता है। लेकिन एक के बाद एक, यके बाद दीगरे हर एक उपक्रम किस प्रकार से गुजरात ले जाया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। और अभी की बात नहीं है, 2006 से मैं आपको लेकर चलूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि कल गुजरात में मोदी जी ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो रोड शो किया और उसके बाद वो टाटा का जो एयरक्राफ्ट का जो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, शायद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे होंगे कि कोई चुनावी जनसभा तो नहीं है। लेकिन मोदी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो आप दम से भी अवसर निकाल लेते हैं। ये तो वैसे भी बहुत अच्छा अवसर था। वहां पर रोड शो किया, लोगों को बताया कि किस प्रकार से मैं महाराष्ट्र का एक उपक्रम गुजरात में लेकर जा रहा हूं और गुजरात में लेकर आया हूं और उसके बाद उद्घाटन हुआ है। बात यह है कि ये एक के बाद एक उपक्रम जो महाराष्ट्र से जा रहे हैं, इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में पड़ने जा रहा है या नहीं। उद्धव ठाकरे हालांकि कह चुके हैं कि हमारे उपक्रम गुजरात में जा रहे हैं। तो मुंबई का राजनीति, वो जो एक तमगा है जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा था कि उनको आर्थिक राजधानी का तमगा मिला हुआ है, उसको छीनने की कोशिश है। क्या पूरा देश गुजरात है? ये 22,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, खाली यही नहीं है। मैं 2022 की अगर आपसे बात करूंगा तो जो सेमीकंडक्टर के जो नितिन गडकरी वगैरह लेकर आए थे, उसको भी वो जो है गुजरात लेकर गए हैं। कोई हिमाचल चला गया है। चुनाव से पहले गुजरात में ये तमाम उपक्रम वहां चले गए और अब उसका बाकायदा एक प्रोसेस है। हमारे साथ इसी बात को चर्चा को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले उन लोगों का परिचय कराऊंगा। कोई परिचय का मोहताज तो है नहीं, धनंजय भाई मुंबई पर भी और पूरे देश पर भी बड़े नजर रखते हैं। हमारे साथ संजीव सर भी जुड़ेंगे और बिलाल सब्जवारी भी जुड़ेंगे, जो बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं तमाम चीजों का। धनंजय भाई आपका स्वागत, संजीव सर आपका स्वागत। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे धनंजय सर कि आखिरकार मुंबई से एक के बाद एक ये प्रोजेक्ट गुजरात में लेकर जाने की क्या कोशिश है? क्या ये महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? जी देखिए, भारत का तो हिस्सा बिहार भी है, भारत का हिस्सा यूपी भी है। यूपी सबसे ज्यादा सीटें देता है और यूपी में अगर हालत खराब हो जाए तो बहुमत भी नहीं आता, ये भी लोगों ने बता दिया। लेकिन यूपी में पिछले 11 साल में कौन सी इंडस्ट्री गई है? बिहार भी हमारा आता है, इसी भारत में आता है। गुजरात से उनको अतिरिक्त मोह है, इसलिए कि गुजरात जो है, जो दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरात के, और आम तौर पे ऐसे भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हालांकि टाटा की नजरों में वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। टाटा उनको कहते थे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, जिनके लिए मुनाफा सबसे इम्पोर्टेंट है और 1 से 10 तक मुनाफा ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश की गरिमा, देश का गौरव आम आदमी कहीं आता नहीं है, लेबर कहीं नहीं आता, वो आता है मुनाफा कैसे ज्यादा मिले। तो गुजरात उनकी बेस जमीन है, जो दोनों देश के शीर्ष पे जो राजनीतिज्ञ हैं, उन दोनों की बेस भूमि वही गुजरात। जब आप सब यहाँ से उत्तर प्रदेश से आप लोगों ने डांट डपट के भगा दिया, सीटें कम करवा दी, तो गुजरात ने संभाला ना। गुजरात में देखिए उनको सीटें मिली, राजस्थान में सीटें मिली। और गुजरात के साथ जो नीतीश कुमार ने एक और कहा था कि समुद्र के किनारे का इलाका है, तो गुजरात समुद्र के किनारे भी है। और ये भी माना जा रहा है कि गुजरात से अभी कांग्रेस को आने में गुजरात में बहुत वक्त लगेगा। महाराष्ट्र में तो कुछ परिवर्तन हो सकता है और कोशिश चल भी रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति में देख लीजिए कि जो बीजेपी है, बीजेपी का जो आरएसएस का इंटरनल सर्वे है, उसने भी कहा है कि 90 से 95 सीटें आने वाली है। महाराष्ट्र में कोई बड़ी अच्छी स्थिति में बीजेपी नहीं है। सरकार कैसे बनाई है वो आप सबको पता है कि सरकार जो अभी चल रही है किस तरह से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि ये सरकार अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भले सरकार को गिराया नहीं, सरकार को हटाया नहीं, बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि उसके पास बोला कि हमारे पास अधिकार नहीं है। अब महाराष्ट्र में जो पहले आरोप लगाते थे, जब उद्धव ठाकरे थे तब भी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट हो रही थी। तब कहा गया था कि
ये जो महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो जमीन मुहैया नहीं करा रही है, फलाना नहीं कर रही है, ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रही, वो तमाम चीजें कही। लेकिन भाई अभी तो 2 साल से इनकी सरकार है, अभी तो जो कहिए वो हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर समझिए कि महाराष्ट्र में अभी जो सरकार में है, किन की हैसियत है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी के खिलाफ बोले? है कोई इस हैसियत वाला आदमी? कोई नहीं है। उद्धव ठाकरे है तो अभी उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है? विपक्ष में है, वो कुछ कर नहीं सकते, धरना प्रदर्शन करने का चरित्र अब रहा नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो अब हैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो कहाँ सड़क पे लड़ने जाएंगे? तो अब लड़ाई लड़े कौन? और केंद्र के पास दो और ऐसी ताकत है जो किसी के पास नहीं है, एक सीबीआई है और एक ईडी है, उसका भी बड़ा जोर है। तो अगर इधर से टेप वो करिएगा तो उधर से आ जाएगा। और आप जानते हैं कि राजनीति में अब कितने ईमानदार लोग रहते हैं, कितनी ईमानदारी से राजनीति होती है, ये भी सबको पता है। इतनी बड़ी बड़ी रैली होगी, इतने बड़े बड़े भवन बनेंगे, इतना सारा खर्चा होता है, कहाँ से खर्चा होता है? हम लोग के गांव में एक आदमी अपनी बेटी की शादी करता है तो खेत गिरवी रखता है, जेवर गिरवी रखता है, पता नहीं क्या क्या कर्जा लेता है, तब बेटी की शादी कर पाता है। यहाँ हर महीने चुनाव हो रहा है और धूम धड़ाके से चुनाव होता है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड अगले चुनाव में टूटेगा, अगले चुनाव का रिकॉर्ड अगले चुनाव में टूटेगा, इतना पैसा धनंजय आता भाई, है। मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं आपसे ही कि दरअसल बात है प्रोजेक्ट के जाने की, गुजरात पहुंचाने की। आरएसएस के कहता है कि हमारी तो महाराष्ट्र सरजमी है और हम ये सुनते आए हैं जमाने से, बचपन से, कि भारतीय जनता पार्टी उसी का एक राजनीतिक रूप है, जनसंघ हो या ये हो। तो क्या आरएसएस इस बात को कहता नहीं कि भाई जो हमारी धरती है वही के प्रोजेक्ट लेकर चले जाते हैं आप? इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए, क्या है? नहीं नहीं, आरएसएस तो कहता है कि पूरा राष्ट्र हमारा है, वो तो राष्ट्रवाद के एजेंडे पे, उसको स्टेट से क्या लेना है? और आरएसएस को हिस्सा मिल रहा है ना, मोदी जी की खिलाफत करने की स्थिति में आरएसएस है क्या? अगर मोदी जी की सरकार अभी गिरा दे तो फिर आरएसएस की सरकार बनने में कितना टाइम लगेगा, आप जानते हैं। तो आरएसएस अभी जो है इस स्थिति में नहीं है कि महाराष्ट्र में चीजों को रोक सके। और गुजरात सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, गुजरात की वजह से ही आरएसएस आज उनके तमाम नेताओं के पास पैसे आए हैं। आरएसएस के नेता जो है वो अलग अलग संस्थानों में जाकर के बैठे, यूनिवर्सिटीज में, आपको तो पता है कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाए गए, प्रोफेसर बनाए गए, प्रिंसिपल बनाए गए, फलाना बनाए गए, हर जगह आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। तो आरएसएस के लोग पहले बैठना चाहते हैं, अपनी जमीन बनाना चाहते हैं पूरे राष्ट्र में। उनके लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जानते हैं कि महाराष्ट्र में उनके लिए आसान नहीं है जमीन, इसलिए नागपुर छोड़ करके खुद चले गए दिल्ली झंडे वाला। नागपुर जो उनका केंद्र है अब तो नहीं रहा, अब तो छोटा सा रह गया। वो सबसे बड़ा तो अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं ऑफिस बना करके। तो उनको महाराष्ट्र, और हम आप सोचते हैं कि स्टेट के लोग हैं, स्टेट के नागरिक क्या सोचते हैं, लेकिन स्टेट के नागरिक जो है बीजेपी प्रो नहीं है यहाँ के लोग। और इसलिए अब तो और स्थिति खराब हो गया। अब जब मराठी गुजराती करने लगे हैं, आरएसएस मराठी गुजराती नहीं समझता। अब आरएसएस में सब लोग मराठी ही रहते हैं ना, आरएसएस के चीफ कौन होते हैं? सब मराठी होते हैं, गुजराती कहाँ होते हैं? गुजराती कोई नहीं होते। तो एक जगह आप रहिए, अब इनके पास, दोनों के पास अच्छा है, जब सीडी तो अगर अगर सब मराठी रहते हैं, आरएसएस के जितने भी हैं, तो उन्हें तो कम से कम मराठी जमीन का पक्ष लेना चाहिए। वो किसी के नहीं है। आपको लगता है किसी के हैं? हिंदू मुसलमान, आप क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान करने से भारत मजबूत हो रहा है? क्या दुनिया में भारत की छवि बड़ी अच्छी जा रही है? तो भारत की छवि खराब तो कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि छोड़ दीजिए मुसलमानों के, हिंदुओं के लिए है क्या वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मणों के लिए का मतलब क्या होता है? सत्ता के लिए, सत्ता पे उनको पकड़ चाहिए। बाकी देश गया तिलहंडे में क्या करना उनको? उनके तो सब बारे न्यारे हैं। अगर उनको चिंता होती देश की, अगर उनको चिंता होती राज्य की, तो राज्य और देश के नागरिक जो कमजोर वर्ग है, जो जातियों में इतना बटा हुआ वर्ग है, आपने कभी सुना कि शिक्षा को लेकर के आरएसएस बोल रहा है कि शिक्षा की स्थिति बड़ी खराब है हिंदुस्तान की दुनिया में, यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा सुधारो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करो? कभी आपने, मैंने तो नहीं सुना है कि नहीं नहीं, आरएसएस ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी खराब है यहाँ पे। स्कूल तो चलाते हैं वो, अपने शिशु मंदिर सारे चलाते हैं वो तो चलाते, वो आरएसएस कैडर बनाते हैं, वो तो बनाते हैं कैडर, ताकि उनके गीता पढ़ो, और फलाना पढ़ो धनंजय और सर, उसको पढ़ के बाकायदा रखो। सुबह को लाठियां भी भाजना सिखाते हैं, मतलब सेहत का तो ध्यान रखते हैं। आप कह रहे हैं कि वो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, तो लाठियां भाजने में सेहत तो बनेगी ना। तो ये बीमार पड़ेंगे अभी ये लोग,
भागवत जी बीमार पड़ जाए, होश बोले बीमार पड़ जाए, बाबा रामदेव बीमार पड़ते हैं तो लाठी भांजते नजर आते हैं आपको कि बीमार है, देखिए लाठी भांज रहे हैं, फिर तो चले जाते हैं एम्स, चले जाते हैं एम्स में इलाज कराते हैं। तो लाठी वो होता बीमार पड़ गया, अब लाठी भांज रहे हैं, चलिए देखिए ये बीमार है, लाठी भांज के ठीक हो गए, तब तो समझ में आए। लेकिन उनके सारे जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो भी लाठी भांजते भांजते जब गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बीमार पड़ जाते हैं तो अस्पताल जाते हैं। नहीं, उनका तो कहना लेकिन ये रहता कि हमारी लाठी भांजने से हम इतने मजबूत हैं कि बॉर्डर पे भी हमारी जो है स्वयं सेवक संघ जाते हैं, कोई हमें भेज देंगे, कोई देखिए ना हमारे पास पूरी बांग्लादेश सेना गए ना, मौजूद है। 2 करोड़ आरएसएस के, आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, वो बांग्लादेश गए ना हिंदुओं को बचाने के लिए, सब हिंदू को बचा करके ले आए ना। आपने देखा नहीं, जो जितने वहां हिंदू पीड़ित थे, मुसलमान मार रहे थे उनको, गए सब लोग लाठी लेकर के और बचा करके ले आए। किसको बचा के लाया बताइए? जो हाँ, नहीं हिंदुस्तान में मतलब हिंदू को पीटा जा रहा है उसको तो बचाते नहीं है, बांग्लादेश को। ये नारा देने वाले लोग हैं, समझ गए? तो नारा प्रोपेगेंडा तो देते। बहुत बड़ा किया था वो भी, सही बात है। हाँ संजीव भाई, ये मैं आपके पास आना चाहता हूँ एक सवाल लेकर के, धनंजय के पास भी, सर के पास भी आऊंगा। 2008 में संजीव भाई एक रिपोर्ट आई थी कि जो खरबपति थे गुजरात के लोग, मैं दरअसल कंसंट्रेट रहना चाहता हूं अपने टॉपिक पर, वो 16 थे जो खरबपति थे 2008 में, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 16 थे। और अब जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि 189 में से 162 ही गुजराती हैं, और बॉर्डर पर अमेरिका जो है इलीगल रूप से पार करते हुए 10 में से 5 गुजराती पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद, जबकि तमाम उपक्रम महाराष्ट्र के 1,63,000 करोड़ रुपए का 2022 में वो सेमीकंडक्टर का कारखाना वो गुजरात ले गए मोदी जी, तो उसके बावजूद भी इलीगल रूप से अमेरिका में यही भाग रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है संजीव भाई कि 2008 में 16 और अब 189 में से 162, ये क्या खेल है संजीव भाई? देखिए, जो इलीगली भाग रहे हैं और वो पकड़े जाते हैं बॉर्डर पे, वो लोग रूट लेते हैं इधर का, मैक्सिको और कैरेबियन और ये साउथ में ये कंट्रीज का। तो उसमें वो ये कहानी बताता है कि एक तरफ इनकी संख्या बढ़ रही है अरबपतियों की, और दूसरी तरफ वहाँ नौकरी नहीं है, वहाँ जॉब नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। वैसे तो राशिद साहब बहुत पहले ही ये पोल खुल गया था गुजरात मॉडल का, लेकिन एक प्रसंग जो आपने आज का विषय रखा है और वो देश का संकट है। वैसे एक पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, पहली पंक्ति इनसे संदर्भ नहीं रखता क्योंकि अंग्रेजों का राज थोड़ा सुखकर राज था, तो उसमें वो लाइन है कि अंग्रेज राज साजय सब सुख भारी, सब सुख जो है वहाँ भारी अच्छा है, वो कह रहे हैं। कई मामले में अंग्रेजों का राज तो आप जानते ही हैं, न्याय और बहुत सारी चीजें हुई, अच्छी चीजें हुई। लेकिन अगला लाइन है वो इन पर फिट करता है कि पै धन विदेश चले जात, तो वो कहते हैं पै धन विदेश चले जात यही अति ख्वारी। तो इनके मामले में है कि सब धन गुजरात चले जात यही अति ख्वारी। आइए पूरे देश के लोगों के लिए सामने ये जितने टेंडर पार्लियामेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहला मतलब मंत्रालयों में बैठे बाबुओं को टेंडर देने के लिए, उसके लिए सब तमाम। आप देखिए, वैसे तो ये अंबानी अडानी और बिजनेस ही उनके हाथ में, पूरा देश उनके हाथ में, गुजरातियों के हाथ में। तो वो सब सारी कहानियां आप तो हमसे बेहतर आप जानते हैं और यहाँ चर्चा होती रही है कि किस तरह से धमका कर, डरा कर, खुद जहां बैठे हैं भाई साहब धनंजय जी, वही का एयरपोर्ट कैसे बेचा जाता है और कैसे अडानी को दिलाया जाता है। वहां भी तो उन गुजरातियों में भी कुछ विशिष्ट गुजराती हैं, वो विशिष्ट गुजराती अंबानी अडानी जिनको अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त है। तो ये बेसिक संकट है धनंजय जी जो कह रहे हैं। आप बताइए बिहार में, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि बिहार यूपी वालों को ये चीजें क्यों दिखाई नहीं पड़ती। मुंबई में तो विषय बना हुआ है आज है, और अब कांग्रेस विषय बना रही है। और अब तक लगातार ट्वीट हो रहा है कि मुंबई के, आपने 2006 का प्रसंग जो बताया वो सब आज ट्वीट भी किया है उन्होंने। आपका ये एयरबेस समथिंग करके वो लेटेस्ट जो वहां से शिफ्ट हुआ है, तो वो मुद्दा। लेकिन बिहार यूपी में तो मुद्दा भी नहीं बनता। बिहार यूपी वाले मस्त हैं, वो रामनवमी में वो जुलूस निकाल करके
और दशहरा में जुलूस निकाल करके। उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के किसी भी कल्पना में ही वो नहीं आते। तो ये मुद्दे, देखिए मुद्दा तो वहां बन रहा है, लेकिन जवाब मिलना चाहिए जो माहौल बना हुआ है। लेकिन संकट यही है कि कहीं हरियाणा ना हो जाए, बहुत डर लगता है। जी भाई, इस बात पर हम अगले उस टर्म में आएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से वहां की पार्टियां इसको मुद्दा बनाती हैं। लेकिन जैसे बिहार यूपी की आप बात कर रहे हैं, बिहार के पुल हो या अयोध्या का मंदिर हो, उनमें भी गुजराती लोग हैं। उज्जैन की मूर्तियां हो या तमाम चीज हो, वहां पर भी गुजराती लोग हैं। तो सारे इंजीनियर्स जो हैं और तमाम जितने लोग हैं, दिमागदार लोग हैं, जो मालदार हो जाते हैं, खरबपति हो जाते हैं, इनके सुरखाब के पर निकले में 2 सींग एक्स्ट्रा हैं जो उत्तर प्रदेश के आदमी के सर पे नहीं होता। ये लोग खरबपति भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी यही बन जाते हैं, बिजनेसमैन भी बड़े बड़े यही बन जाते हैं। तो आखिरकार क्या सरकार ने ये तय कर रखा है कि किसी भी सूरत में गुजरात को ही सिरमौर बनाना है? तो फिर एक काम क्यों नहीं कर देते, राजधानी भी ले जाइए। आप क्रिकेट के वर्ल्ड मैचेस भी वहीं करा रहे हैं, इंजीनियर भी आपके वहीं जा रहे हैं, वहीं की कंपनी तमाम काम कर रही हैं। तो ये फिर मोदी जी है या भारतीय जनता पार्टी वाले एक साथ कह क्यों नहीं देते कि साहब गुजरात ही हमारा ध्येय है और भविष्य में हमें यही वास करना है? और वो जिस वाइब्रेंट गुजरात को ले जाकर के चीन के राष्ट्रपति को दिखाते हैं, जो मतलब विदेशी हुक्मरान भी आ रहा है, तो वो उसका, तो आप सही कह रहे हैं कि उसको वहीं ले जाकर के शिफ्ट कर दो। क्योंकि आप देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि पुल बना रहे हैं, यहाँ पुल से लेकर के पार्लियामेंट तक आप बना रहे हैं, मंदिर का डिजाइन भी वही कर रहे हैं और इंजीनियरिंग भी वही कर रहे हैं, ईंट भी वही रख रहे हैं, सब कुछ वहीं से हो रहा है। तो इसीलिए, लेकिन मुद्दा राशिद भाई ये है कि जनता इसको कैसे, मतलब जनता के बीच ये बात नहीं जा रही कि आप गुजरात, देखिए पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ये प्रधानमंत्री हुए हैं, उत्तर प्रदेश ने तो बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए, लेकिन एक समग्र विकास की योजना के साथ नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश ने मुझे लगता है कि 7-8 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो एक समग्र विकास योजना का, ठीक है, कई बार आप किसी राज्य से कोई प्रधानमंत्री आता है और किसी नेता का एक उभार हुआ है तो कुछ चीजें जाती हैं, लेकिन यहाँ अतिरिक्त है। और सवाल ये बनता है कि ईडी सीबीआई जैसी चीजें, मान लिया एक सेटअप बना है वहां भी और उसमें फ्लो है, तो क्या गुजराती इतने ढंग से काम करते हैं कि उसमें कहीं फ्लो में कहीं कोई ईडी सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती? वो तो ऐसा ही संरक्षण है जैसे मुद्रा एयरपोर्ट को पता है। आज तक हम लोगों को नहीं पता चला कि वहां उतरा हुआ वो जो अफीम का जो ये था, कार्गो था, वो कैसे, कहां से आया, कहां गया, क्यों गया। तो ये तो अब ये सवाल, अब मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि मिनिमम महाराष्ट्र चुनाव में जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने यदि जवाब दिया तो एक इस मुद्दे को भी आगे जाकर के एक साहस मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत यही है कि अब उस पर आप बात करेंगे, बता ही रहे कि मुंबई वगैरह का जो इलाका है, शिंदे का जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा, वो तो इसकी गवाही नहीं देता। आप जो कह रहे हैं कि जवाब देंगे, तो शिंदे का परफॉर्मेंस मुंबई के इलाके में ही बेहतर रहा है ना, तो चीजें कुछ और काम कर जाती हैं। देखना यह है कि इस बार ये बात शान पे चढ़ती है कि राशिद साहब। धनंजय भाई, अब आ जाते हैं अगले मरहले में हम कि ये प्रॉब्लम तो हमने किसी प्रकार से अपने शब्दों में बता दी है देशवासियों को, अपने दर्शकों को, लेकिन क्या जो महाराष्ट्र के लोग हैं, देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने, धनंजय भाई आप तो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं कि जब अंदरूनी और बाहरी का खेल खेला था तो उनकी जमीन किसी प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने खींची ली थी। 200 सीटों का वो दावा कर रहे थे जीतने का, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने अंदरूनी और बाहरी का खेल खेला, उस समय पता फिर ये चला कि ममता बनर्जी ने इनको बहुत करारी डिफीट दी और बहुत बड़ी एक मार्जिन से, सीटों के एतबार से बहुत ज्यादा अच्छी जीत हासिल कर ली है। क्या ये शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस क्या इस बात को इस प्रकार से मुद्दा नहीं बना सकते कि हमारे तमाम उपक्रम वहां जा रहे हैं? हालांकि बना रहे हैं वो, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुखरता से अगर इसी बात को लेकर आ जाएं तो जो वहां का मूल निवासी है, मराठी है, वहां का आदमी है, वो इस बात को लेकर पूरा महाराष्ट्र का बंदा एक लंबंद हो जाएगा और वो इनको खदेड़ने की कोशिश करेगा। मेरा मकसद बिल्कुल गुजराती और महाराष्ट्री करना नहीं है। मकसद ये है कि जिस
आर्थिक राजधानी को सर पर लेकर हम घूमते हैं कि मुंबई 1 रुपया देता है और वापसी में 48 पैसे देता है, उसको आप तमगा छीनना चाहते हैं। तो वहां के लोग क्या इस प्रकार का अब की बार वोटिंग के माध्यम से कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि आप अगर हमारे उपक्रम छीनेंगे तो हम आपको ममता बनर्जी की तरह बाहर निकाल देंगे? ऐसा संभव है? लगता है आपको राजनीति वहां जा रही है सर? धनंजय सर देखिए म्यूट है वहां आप। जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से उनकी सीधी फाइट थी। ममता बनर्जी के कई मंत्री करीबी जेल में बंद हैं, आपको पता होगा कि ईडी सीबीआई वहां भी पड़ा और बंद है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ये 3 पार्टियां हैं। तीनों के नेता जेल में, कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, तो पार्टी में मिल गए, पार्टी टूटी। तो ये सब ईडी सीबीआई ने यहाँ काम किया ना। तो अब बताइए कौन लड़ेगा? क्या शिंदे साहब अपने जेल जाना कबूल करके, या उनके साथी जो हैं वो जेल जाना कबूल करेंगे कि महाराष्ट्र की अस्मिता बचाना है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे? आप कैसे वहां लेके चले गए? क्या देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी इस बात पे अड़ेंगे? नितिन गडकरी को खुली छूट मिली हुई है कि भैया आप जितना पैसा सबके सड़क बना दो, पूरे देश में सड़क बना रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, बता रहे थे कि वहाँ जो नागपुर है, नागपुर में ऐसे फैसिलिटी दे दी है कि जो मुंबई में भी नहीं है। मतलब एक नीचे सड़क है, फिर ट्रेन है, फिर फलाना है, फिर ढेकाना है, 4 डेकर हो गया। और हमारे साथी जो है नागपुर के बता रहे थे इसकी यहाँ जरूरत नहीं, आने वाले 25-30 सालों तक कुछ नहीं होने वाला है, ये क्यों पैसा फूंक रहे हो? सड़कें किस तरह से बन रही है, हाईवे किस तरह से बन रहे हैं, देख रहे हैं आप। और जो ये निर्माण कार्य है, क्या राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा है ये? और इतनी बड़े बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं, जब आपके पास प्याज खरीदने का पैसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे आप? 80 करोड़ आबादी तो 5 किलो अनाज ले रहा है सरकार से मुंह ऐसे करके, उसके पास स्वाभिमान भी नहीं है। उसमें से आधी आबादी ऐसी है जिसके पास जो 5 किलो अनाज जिसको नहीं लेना चाहिए था, गलत तरीके से ले रहा है, लेकिन उसका स्वाभिमान है, गैरत है नागरिकों के पास भी। उसको भी लग रहा है बहती गंगा लूटने में लूट लो यार, क्या करना है अपने को। तो आप नेताओं से अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके स्वाभिमान की लड़ाई, आपके प्रदेश की लड़ाई, आपके देश की लड़ाई वो लड़े, और आप क्या कर रहे हो? जो सरकार से झड़ता है झाड़ लो, 1500 रुपया मिलता है ले लो पहले महीने, हम हैं उस लायक चाहे नहीं ना, देखा जाएगा। आप नौकरी में जाते हो सबसे पहला यही सोचते हो कहाँ से कितना घूस मिलेगा। आपके यहाँ तो लगातार चर्चा हो रही है। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें 5 बोतल बियर की ली और उसके बाद लेखपाल ने उसको दिया कि यहाँ जाति प्रमाण पत्र वाला। तो जिस देश में ऐसे नागरिक हो, ऐसे जिनके पास स्वाभिमान नाम का कोई शब्द हो ही नहीं, अहंकार है, अहंकार भयंकर है, स्वाभिमान नहीं है उनके पास। अहंकार तो इतना है कि किसी की बॉडी अगर टच कर जाए तो उसको मार छुरा उसको जो है वही धरती पे गिरा देंगे, लेकिन स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है। तो इस देश के निर्माण के लिए जो चूंकि हजारों साल गुलाम रहे ससुर, पढ़ाई पढ़ी नहीं, जो पढ़ लिए वो पैसा कमा करके अपना पैसा कैसे बचाएं और अपने बेटे को लोन लेकर के कैसे विदेश भेज दें पढ़ने के लिए, इसी में लगे हुए हैं। आप बताइए धनंजय इस सर देश का जो एक वर्ग है बिल्कुल मिडिल बिल्कुल क्लास, बिल्कुल लास्ट लाइन एक कर मिनट देता में हूँ, जी इस देश का जो मिडिल क्लास वर्ग है, अपर मिडिल क्लास, क्या उसको चिंता है कि देश के जो शिक्षा संस्थान है वो दुनिया के 200 नंबर में नहीं आते हैं? क्या उनको चिंता है इस बात की? कहीं आपने स्वर सुनाई धनंजय पड़ा? सर आपने बिल्कुल जो है ना बुनियादी सवाल उठाया है और उसी नफ्स पर आपने उंगली रख दी है कि वाकई जहां से हमारी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू होती हैं। लेकिन बात यह है कि एक भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। पहले आपने भूखा कर दिया, अब आप 5 किलो चावल दे रहे हैं या 1500 रुपए पर मंथ दे रहे हैं, तो वो तो ले ही रहे हैं। देखिए साथ साथ में देखिए ये तो एक लंबा काम हो जाएगा कि आम लोगों को अवेयर, हम वही काम भी कर रहे हैं खबरों के माध्यम से। आपने जो बातें कही हैं वो तमाम संजीव सर बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि वो समाज को ही अवेयर करने की है, लेकिन ये एक प्रोसेस अलग है। 5 साल बाद जो हमारे पास मौका आता है उसी भूखे को, उसी अंधे को, जब वोट नाम की चीज उसके हाथ में आती है और हम जैसे लोग भी अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, देश हित में रख रहे हैं, भले इनका शोर कुछ भी हो, तो ऐसे समय में जब मौका आता है, जैसे महाराष्ट्र के लोगों के पास ये मौका है, 1500 रुपए महीना तो मिल रहे हैं कुछ 2-3-4 महीने से, और 5 किलो चावल भी मिल रहा है, चलिए ये भी मान लिया। लेकिन ये जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि वहां के लोगों को
सोशल मीडिया के माध्यम से उद्धव ठाकरे भी ये बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि आपके उपक्रम उठा करके गुजरात में ले जाया जा रहा है, आपका रोजगार पहले से भी कम है और उसको वहां ले जाया जा रहा है। मैंने डायमंड कटिंग से लेके बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, आपके सामने किया। तो ऐसे समय में तो ये वोट जब आया है तो क्या ये लोग उसका सही इस्तेमाल करेंगे, या फिर वही जो इनकी मुहिम लगी हुई है, आरएसएस के लोग सड़क पर गलियों में निकल गए हैं, उसी के फिर दोबारा से ट्रैप में आ जाएंगे। फिर तो हमें भी ये काम करना चाहिए धनंजय सर कि अपनी खबरों से अवेयर करने की जगह समाज को सुधारने का प्रोग्राम बनाने चाहिए फिर तो। जी देखिए रशीद भाई जी, अवेयर करना तो, समाज सुधार तो बहुत ऊंची चीज है। अवेयर करने का काम भी मीडिया कहाँ कर रहा है? मीडिया भी तो वो गटर गटर मीडिया बना हुआ है, वही फैला रहा है। मोदी सही जी का बात। वहां डंका बज गया, अमित शाह जी ने कमाल कर दिया। अभी देखिए पिछले दिन अमित शाह गए पश्चिम बंगाल किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए। जब भी सेंटर से कोई मिनिस्टर जाता है, और गृह मंत्री तो बड़ा मिनिस्टर है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का वो मेहमान होता है, उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, शिष्टाचार निभाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट। और कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ चीफ मिनिस्टर वहाँ बुलाया जाता है, वहाँ पे जो है एमपी एमएलए बुलाए जाते हैं उस प्रोग्राम में। लेकिन ये जहां जाते हैं, अब मतलब हम अब तो हद तो ये है कि जब रेल का झंडा भी हिलाते हैं ना कोई मंत्री आकर के, तो वहां पे विधायक को बुलाया जाता है, उस इलाके के विधायक को, जहां प्रोग्राम हो रहा है उस इलाके के सांसद को बुलाया जाता है, चाहे किसी पार्टी के हो। लेकिन आज तो हालत ये है कि वो जाकर के चुनावी रैली करते हैं, 2026 में चुनाव होना है, और वो कह रहे हैं कि 2026 में ममता दीदी को हम भगाएंगे। बताइए, तो कोई कहीं कोई एक जगह बताइए मुझे जहां पे लगे कि हाँ ये इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसान के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, सरकार के धर्म की बात कर रहे हैं, सरकार के कर्तव्य की बात कर रहे हैं। कहीं कोई जगह तो बताइए कि हाँ देखिए ये इन्होंने किया, ये सरकार का धर्म यही है। क्या वो निभा रहे हैं? वो आपके गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री हैं, वो कपड़ा खोल करके जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि अभी अभी कल की बात है कि छठ में आने के लिए किस तरह से गुजरात में जो है लोग लगे हुए हैं ट्रेन की लाइनों में, किस तरह से बांद्रा, मुंबई के बांद्रा में जो है भगदड़ मची और 10 लोग घायल हो गए गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में। इसकी चिंता किसी को है? तो ये तो समझना है जो भगदड़ में दौड़ रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है या ऐसे राष्ट्र बनाना है जहां सबके लिए स्वाभिमान जिंदा रहे, सबका बचे स्वाभिमान, अपने स्टेट में काम मिले। इतने उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भाग करके आते हैं, 120 सीटें हैं बिहार उत्तर प्रदेश मिला दीजिए, तो इनको समझ में नहीं आता है? समझ में आना चाहिए ना। तो अच्छा एक और बात बताऊं, ये कितना भी गुजरात लेके जाए, मैं मुंबई में जहां रहता हूं, बोरीवली हमारे घर के बगल में है, जहां से वहां से वेस्टर्न रूट की सारी ट्रेनें वहां रुकती हैं, जान लीजिए। गुजरात की भी सारी ट्रेनें रुकती है, दिल्ली से आती है, वो भी जहां से भी आती है वेस्टर्न रूट की ट्रेन। मैंने नहीं देखा किसी ट्रेन में मराठी भर भर के जा रहे हैं वहां गुजरात। हम आज भी देखते हैं, पिछले 34 सालों से देख रहे हैं कि गुजराती ही भर के महाराष्ट्र आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं। तो अब बताइए क्या तरक्की कर दिया आपने? 2002 से तो मोदी जी भी बैठे हुए हैं और सब लेके जा भी रहे हैं, तो क्या तरक्की हो गई? फिर गुजराती क्यों आ रहे हैं यहाँ मुंबई? मराठियों को जाना चाहिए ना कि भर भर के मराठी चले जा रहे हैं, सब बेचारे वहां रोजगार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और गुजराती भाग रहे हैं वहां। आपने बताया तो, जो संजीव जी से सवाल किया कि गुजराती जो है अमेरिका भागने में लगे हुए हैं, क्यों अमेरिका भाग रहे हैं? आप मोदी जी यही चाह रहे हैं कि मराठी जाए गुजरात, उसी लेकिन नहीं जाएंगे ना। मराठी बहुत स्वाभिमानी कौम है, जान लीजिए, वो जाने वाला नहीं है। वो मर जाएगा यहाँ, आत्महत्या कर लेगा, वगैरह कर लेगा, नहीं जाएगा। मराठियों में बड़ी खासियत है, कुछ बड़ी अच्छी बातें हैं मराठियों। वो ये चितपावन ब्राह्मणों में वो हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी आम जो मराठी वर्ग है उसमें स्वाभिमान है। और वो चाहे भाई ये धनंजय सर ने एक बात बताई मराठियों के ऊपर, अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। ये मराठी पट्टी जो है हमारी, मराठवाड़ा जिसको कहते हैं, इसमें संजीव भाई लगभग मानकर चलिए 62 सीटें हैं, और विदर्भ के जो एरिया है उसमें 67 सीट्स हैं। इस बार लोकसभा में जो विदर्भ की 8 सीटें हैं वो लगभग एक शिंदे को मिली, बाकी सारी जो है 3 जो है शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली, 3 कांग्रेस, ऐसे मिली है। और ऐसे मराठवाड़े के अंदर भी इनको कोई बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई। ये जो वोट है मराठवाड़ा, जैसे लोकसभा में इन्होंने दिखाया है परफॉर्मेंस, और अब इलेक्शन में 10-15 दिन ही बचे हैं, ज्यादा वक्त तो है नहीं। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से लोकसभा में वहां मराठवाड़ा हो, विदर्भ का एरिया हो, इसको दोनों को लगा दिया जाए तो लगभग ये 120-25 सीटें बन जाती हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर इसी प्रकार के रिजल्ट निकलने वाले इस वाले मुद्दे को लेकर भी,
कि इनको यहां से निकाला जाए, जैसा कि 2024 में खदेड़ दिया गया है लोकसभा सीट में? जी देखिए राशिद साहब, आपका जो सवाल था, इस सवाल पे आने के पहले जो धनंजय जी से सवाल था, उसको थोड़ा पॉइंट के दूसरे साइड से भी देखना जी। चाहिए। और वो ये है कि जनता के सामने भी ये सारी बातें होती हैं। एक ही वक्त में समाज सुधार के भी और आंदोलनों के, महाराष्ट्र तो इसकी भूमि है, तो वहां ऐसा कोई शहर नहीं है जहां 2 प्रोग्राम प्रबोधन के और उसकी चेतना के, सामाजिक चेतना के कार्यक्रम नहीं होते होंगे रोज। कम से कम हर शहर में 1-2 इस तरह से होता रहता, अलग अलग उसमें। तो वो होने के बावजूद जब चुनाव आता है, तो चुनाव के वक्त जनता चुनती है तात्कालिक, इसीलिए तात्कालिक मुद्दों पे कई बार नेता बहा ले जाने में सफल होते हैं, कई बार जो है। तो हरियाणा को भी आप देख लीजिए, हरियाणा में भी कांग्रेस ने 11% अपने को जोड़ा है 2019 से। तो अब उस 11% जनता का हम लोग अनादर नहीं करेंगे ना। बीजेपी जो 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 एक्स्ट्रा हुआ, पूरा तो वो लोग 40 के आसपास है, मात्र 0.7 का फर्क है दोनों के बीच में। तो है, ऐसा नहीं है कि लोग चुनाव नहीं करते। तो महाराष्ट्र के चुनाव में भी, खासकर विदर्भ, सुबह मैंने बहुत सारे लोगों से विदर्भ के इलाके में बात के संयोग से आपने वहां का प्रसंग ये किया है, तो वो लोगों के भीतर काफी नाराजगी है सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। कुछ कुछ चीजें इधर उधर बिखर गई हैं, जो लोकसभा का अपना एक टेम्पो था। लेकिन ये है कि बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी मतलब कंप्लीट महायुति अलायंस को पसंद नहीं कर रहे। अभी 3 से 4 ये नवंबर के बाद वहां टेम्पो बनना शुरू होगा। दिक्कत तब होगी जब इस पूरे टेम्पो को, जो अभी बना हुआ है और जो गियर अप होगा, उसको किसी न किसी कारण से बिखरा दिया जाए। संकट ये है कि मात्र 2 लाख वोटों का ही तो अंतर है ना दोनों में, महायुति में और महाविकास अघाड़ी में। मात्र 0.7% का फर्क है वहां लोकसभा के चुनाव में। तो इसलिए इस संकट में चीजें, आई हुई चीजें छोड़ न दें, ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। अब देखिए होता क्या है, एक सीट का एक प्रसंग यहाँ ले आता हूं मैं, तभी चीजें, चूंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई मुंबई से शिंदे ने पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया था मुंबई इलाके में, तो इसका अर्थ कतई नहीं कि मुंबई की जनता चाह रही है कि सब प्रोजेक्ट ले जाओ गुजरात। ये तो होता नहीं है। बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे समीकरण। तो अब देखिए, जब आप जैसे एक नागपुर मध्य के इलाके पे आज अनीस अहमद साहब ने भारी ज्वाइन कर लिया और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को, कंप्लीट मुस्लिम बाहुल इलाका है, 30-40% और लगभग उतने ही आदिवासी हैं, हल्का समुदाय के लोग हैं जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है। मराठा है ही नहीं, 0.5% होंगे कुछ। अब पिछली बार भी उसी कैंडिडेट को लड़ाया आपने, 4000 वोट से हारा, वो एक अलग बात है। इस बार भी, पिछली बार की का प्रसंग अलग था, अनीस अहमद बैठे रह गए। इस बार भी आपने ये किया। तो कम से कम कुछ इलाके हैं, होता यह है जब नैरेटिव वार हो ना, तो नैरेटिव वार में आपने यदि मोहब्बत की दुकान खोली है तो विश्वास पैदा करिए। कुछ जगहों से तो कम से कम आने दीजिए, जहां है वहां से भी छीन लेंगे। जैसे कभी बेगूसराय में जिद हो गई थी, वाले पढ़े लिखे एक मुसलमान कैंडिडेट को हटा करके किसी को फिट कर देने का, वैसी कहानी हुई है वहां। तो अब वो रिजल्ट खराब चला जाए तो क्या करिएगा? हर सीट पे नहीं बात हो सकती। मैं ऐसे एक एग्जांपल मैंने ऐसे दिया। आप कर्नाटक में आज ही क्यों बांट दे रहे हैं? आपको बांटना है, ये तो पता है, रिजर्वेशन वाला जो दलित रिजर्वेशन, SC/ST रिजर्वेशन है। तेलंगाना ने भी कहा है, कर्नाटक सटा हुआ एडजेसेंट इलाका है उसका, धारवाड़ वगैरह वाला महाराष्ट्र का इलाका बहुत सारा विधानसभा उसमें भी आएगा, ऐसे भी आएगा। सबसे डाई हार्ड सपोर्टर अभी कोई है विकास अघाड़ी का, तो वो दलित हैं, तभी विदर्भ में उनकी स्थिति अच्छी है। मराठवाड़ा में भी मराठा बनाम दलित होने के बावजूद अच्छी है। वो है बुद्धिस्ट, जो जिनका सबसे लार्जर साइज है। अब आप, और वो इसके विरोध में है कि ये बंटना नहीं चाहिए। हालांकि उनका कहना है बंटने से फायदा होगा हमको। फायदा क्या होगा कि वो बंटने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो गणित गिना रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी है तो हमारे ही तरफ सबसे लोभ आएगा। लेकिन नोशनली आप 1 महीना बात कर लेते यार। इनके मुख्यमंत्री भलती ही कुछ काम कर रहे होते हैं, ये कुछ और कर रहे होते ऊपर से।
तो नैरेटिव वार में ये 2 लाख का वोट जो है ना वो ये सब। तो हमें अब 2 चीजें हैं, एक तो पार्टियों की स्ट्रेटजी, माहौल वैसा ही है जो आप कह रहे हैं, मराठवाड़ा में भी है, यहाँ भी है, पश्चिम महाराष्ट्र में भी है। आज एक बड़ी अच्छा एक लेख पढ़िएगा, आपको समय मिलेगा तो, सुहास पलसेकर ने लिखा है कि लड़ रही है सिर्फ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास विचारधारा है हिंदुत्व का। इनके पास कांग्रेस जो है सोच रही है, जो हम लोग सवाल कर रहे हैं वो उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सोच रही है कि लोकसभा की तरह ही रिपीट कर देंगे, उसी के सपने में है, एकदम मस्त है कि नंबर 1 पार्टी बनने वाले हैं। उन्होंने अगला लाइन लिखा है कि उद्धव ठाकरे अपने ही जख्म का लहू पी रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मानने लायक है, मैंने आप अपने सिंपैथाइज, अब हो गया, उस पर नहीं जाएगा मामला। वो कह रहे हैं लड़ रहा एक ही व्यक्ति है एनसीपी, शरद पवार, जो जमीन पे ये कर रहा है, लेकिन वो भी लगा हुआ है कि कितना ज्यादा बीजेपी से कितना ज्यादा ला करके लोगों को टिकट देते हैं, वो एक आलोचना करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये इस स्ट्रेटजी से यदि आप फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी को प्रोजेक्ट में मैंडेट मिल गया या बीजेपी को मैंडेट मिल गया कि सब आप गुजरात लेके चले जाएं। मामला सिर्फ महाराष्ट्र का दर्द नहीं है, हमारा दर्द तो ज्यादा है ना राशि साहब, जहां हम बैठे हैं वो तो ज्यादा दर्द में है, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तो गिरिराज सिंह की यात्रा है, नफरत यात्रा, जिसको सनातन बचाओ क्या क्या बोलता है वो, मतलब 72 साल का एक बुढ़ा जो कि अब कुछ दिनों के अंदर में वो क्या कर रहा है, किसी की कोई लगाम नहीं है। तो हमारा दर्द तो और दूसरा है राशिद साहब। बिल्कुल सही बात है संजीव भाई, आपने बड़ी विस्तार से बात रखी। लेकिन मैं धनंजय सर फोन पे जब बात से निमट जाएंगे, इनकी तरफ जानना चाहूंगा कि ये एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता मोदी जी का कि इलेक्शन सर पे हैं। उद्धव ठाकरे 1 हफ्ते पहले ये कह चुके हैं कि हमारे उपक्रम वहां जा रहे हैं, उसके बावजूद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ 2022 वाला उपक्रम जो जा चुका था उसका रोड शो निकालते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि महाराष्ट्र का मराठी आज मानुष या महाराष्ट्र का आम जन वोटर इस बात से कहीं नाराज हो सकता है। इसका मतलब तो यह कि तैयारी उनकी पूरी है, वो इस बात से डर ही नहीं रहे कि इनके प्रोजेक्ट ले जाओ या इनको ही ले जाओ। तो उनको मालूम है कि हमने अपना काम पूरा कर रखा है, वरना चुनाव के दौरान तो धनंजय सर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं राजनेता। इसका तो मतलब ये है कि उनकी जमीन तैयार है और वो कॉन्फिडेंट है, वो चाहे वहां से इंडस्ट्री भी ले जाए, वो समंदर भी ले जाए, फिर तो गुजरात में आनंद में ले जाए, उसको मिला दे, मिला हुआ तो है खैर। तो ये इतना कॉन्फिडेंस है या वाकई इनको मालूम है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जी धनंजय सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए, आप अपने देश की गति ये समझिए कि उसको अपने से ज्यादा धर्म प्यारा है। धर्म के लिए तमाम किस्म की आहुति देने को तैयार है, वो चाहे आपके समाज के लोग हों, हमारे समाज के लोग हों, किसी समाज के लोग, सबको है धर्म बचाना। मैं अक्सर वैसे लोगों से पूछता हूँ कि धर्म तुम लेकर के आए थे क्या? तुम धर्म जब तक रहेगा तुम रहोगे या चले जाओगे? फिर हम ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे धर्म के जो खुदा हैं, भगवान हैं, जो और भी हैं, 8 तरीके के धर्म हमारे देश में घोषित तौर पे है, उसके अलावा ढेर सारे हैं धर्म जो अघोषित हैं। तो ये इनमें से तुम लेकर के आए थे इन भगवान को, जैसे हम राम को हम लेके आए थे। मोदी जी तो ला सकते तो वो चिंता करें, हम तो राम को लाए नहीं। आप लेके आए थे खुदा को, नहीं लाए, तो आप काहे को चिंता कर रहे हैं? कोई और क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में नागरिक सबसे पहले जो है भगवान की चिंता करते हैं, अपनी चिंता, अपने को तमाम कष्ट। अब तो हम तो कई बार सुन चुके कि लोगों ने जीभ काट ली तो फलाना कर दिया तो उसकी बलि दे दी। तो ये जो कि पूरी तरह से गड़बड़ है, लेकिन रोज हो रहा है। उपवास कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तमाम, ये क्या है? ये जाहिलियत इसको कहते हैं कि आपका तर्क से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे समाज में संजीव भाई फिर मेरी बात पे कहेंगे कि दूसरा पहलू दिखाएंगे वो, ऐसे समाज से आप चेतना की अपेक्षा कर रहे हैं, विवेक संगत न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि जो नेता है हमारे देश के, वो देश के लिए सोचेंगे। नेता आपके देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, आपको भ्रम में रखा हुआ है। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, अभी कपड़ा मंत्री कौन से इंडस्ट्री लगाई? कई साल से है ना मंत्री वो। संजीव भाई बताएंगे क्या लेके गए? बेगूसराय में लगा देते यार एक कॉटन इंडस्ट्री, ताकि उधर कपास उपास की खेती होती है, अगल बगल से कुछ लाते। हमारे देश में परंपरा है जो मजा है वो श्री कृष्ण, धनंजय जी, उनके बेगूसराय में जो मजा है वो श्री कृष्ण सिंह के जमाने का है। उस श्री कृष्ण सिंह ने उस इलाके में बाजप्ता
और एकदम टारगेटेड काम किया। अब उसमें कुछ लोग ये ढूंढते रहे कि वहां भूमिहारों का ज्यादा संख्या है, उधर मुकामा वगैरह सब, तो वहां चुन लिया उन्होंने, वो सब करते रहे, लेकिन किया श्री उन्होंने। कृष्णा सिंह ने तो किया इसलिए कि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग थे उन लोगों ने कहा कि देश का समुचित समेकित विकास तो होना चाहिए, देश के हर हिस्से में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इनकी तरह होते तो वो भी नहीं लगता। धर्मेंद्र आप सर 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी के साथ सरकार है, 20 साल में क्या लगा है बताइए जरा। जो लगा धर्मेंद्र हुआ सर मनमोहन सिंह के समय में बहुत कुछ आई, बहुत सारी मैं चीजें दरअसल आई, वहीं इनके समय में थोड़ा सा कुछ नहीं आया। टॉपिक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस बात का जवाब लेना चाह रहा था आपसे कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम उपक्रम ले जाएं या इंडस्ट्री ले जाएं, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये लोग बिल्कुल, कॉन्फिडेंट हैं। वही मैं उसी पे आ रहा था। मैं उसी पे आ रहा था कि आपको भावनाओं में इतना उलझाया हुआ, राष्ट्रवाद, राष्ट्र खतरे में है और आपका धर्म खतरे में, तो पहले क्या बचाओगे? पहले भारत को बचाना है, उसके बाद जो है अपने धर्म को बचाना है। जब ये दोनों बच जाएंगे तो हम भी बचेंगे, हम अपना तब सोचेंगे, हम तो खा ही पी रहे हैं। तो ये दो ऐसे शब्द है ना रशीद भाई, दो ऐसा किनारा है इस राजनीति का। ये जो धर्म की राजनीति होती है वो ऐसा किनारा है जिस दो दो किनारे कभी भरते ही नहीं है, हमेशा खतरा लगा रहता है। तीसरा किनारा एक और खोल दिया गया है जो संजीव भाई ने शुरुआत में जिक्र किया, ये कोटा विदिन कोटा जो है, कि जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो एकत्रित है उस मामले में, आरक्षण के मामले में, उसको भी धनंजय भाई, बांट ये देंगे ताकि कोई रहे नहीं लड़ने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूं ना कि आप दरअसल मर्ज के इलाज के बारे में आप बता रहे हैं कि असल मर्ज ये है, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये महाराष्ट्र में, बिहार में, मेरी जानकारी में बिहार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना, मेरी जानकारी के मुताबिक। और महाराष्ट्र के अंदर भी मैं ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की चाहे उस पर ही बैसाखियों पर थी, हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर गिरिराज निकाल रहे हैं, उन्हें कपास नहीं दिखाई दे रही है विदर्भ की। अगर वो कपड़ा मंत्री हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान कपास के ऊपर ही तो फल फूल गया था, जितना भी फल फूला था। वो विदर्भ की भी कपास देख लेते, वहां की सोयाबीन देख लेते, उसका जिक्र नहीं है। जिक्र ये कर रहा हूं मैं कि अगर हिंदुत्व की धारा इतनी जबरदस्त बह रही है महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये तो फिर वहां पर सरकार बना लेते ना कई कई बार। इनकी सरकारें क्यों नहीं बनी? इसका मतलब ये है कि वहां के लोगों के अंदर थोड़ा चेतन है। बिल्कुल है, लोगों के अंदर चैतन्य प्लस रीजनल पार्टियां हैं। रीजनल पार्टियां अपने रीजनल प्रभाव से, जहां जहां रीजनल पार्टियां नहीं है वहां बीजेपी कब्जा कर ली ना। गुजरात में रीजनल पार्टी नहीं है, राजस्थान में रीजनल पार्टी नहीं है, मध्य प्रदेश में रीजनल पार्टी नहीं है, छत्तीसगढ़ में रीजनल पार्टी नहीं है, आप देख ली ना स्थिति। लेकिन उसी बंगाल में रीजनल पार्टी है, नहीं लड़ पा रहे हैं, बंगाल का क्या उखाड़ लिया इन्होंने। लेकिन जो ये जहां झारखंड में भी देखिएगा हार जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हार जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में रीजनल पार्टियां हैं, इनकी हैसियत यहाँ रीजनल पार्टियों के कंधे पर लटक करके अभी भी है। कल शिवसेना के कंधे पर लटके हुए थे, आज अजीत पवार और शिंदे के कंधे पर लटके हुए। ये कंधे पे लटकाते नहीं है किसी को, ये दूसरे के कंधे पे लटक जाते हैं। ये बीजेपी वो पार्टी है जो आपके कंधे पर लटक जाएगी और आपका ही खाएगी और आपको पीछे से थपड़ जाएगी भी, कि देख वो जो है ना, वो क्या था, वो जो लटक जाता था, विक्रम और बैताल जी, ये बैताल है, वो हर बार बैताल लटक जाता है या फिर चला जाएगा पेड़ पे जाके बैठ जाएगा। तो ये जो है, जहां रीजनल पार्टियां हैं वहां इनको प्रॉब्लम है, वहां ये नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं। आप केरल चले जाइए, आप चले जाइए तमिलनाडु, तेलंगाना में क्या हश्र हुआ इनका, आंध्र प्रदेश में क्या हैसियत है इनकी, उड़ीसा में आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि रीजनल पार्टी जो है वो खत्म हो गई, कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी बहुत जिम्मेदार है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आज जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी भूमिका है। और महाराष्ट्र में चेतना है, चेतना ये है कि रीजनल पार्टियां हैं, आम आदमी कमोबेश सब जगह का एक जैसा ही, मैं अंतर नहीं पाता हूं। ये अगर हम संजीव भाई भी कह सकते कि यहाँ चेतना है, फलाना है, लगभग वही है। जैसी सरकारें हैं, जैसे आपके नेता हैं, वैसे ही आप होंगे। नेता वही, अभी 1500 रुपया यहाँ भी बंट रहा है ना, ले रहे हैं ना लोग। कहाँ महिलाएं रुकी पड़ी, जाइए बीजेपी दफ्तर में भारी भीड़ लगी हुई है हर जगह फॉर्म भरने के लिए, और 1500 रुपए के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 1500 रुपए ले लेंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो उतनी अवेयरनेस है उनकी। तो देखने वाली बात है, अभी जो चुनाव होगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ।
लेकिन इंटरनल सर्वे जो इनका है उसमें भी तो यही बताया जा रहा है ना कि 90 से 95 सीट लाएगी बीजेपी। आरएसएस ये सर्वे कर रहा है, 105 को 125 नहीं कर पा रहे हैं, 105 से 90-95 हो रहे हैं, मतलब घट रही है सीटें। और ईमानदारी की बात कीजिए, बीजेपी की स्थिति यहाँ बहुत खराब है। शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे मजबूत स्थिति में, और कांग्रेस ने तो बेटर परफॉर्मेंस दिया है और लोग ऊब गए हैं इनसे। ये समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है संजीव भाई। मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा इख्तिताम पर लेकर चलेंगे। हमारा तो एक्चुअली टॉपिक ही ये था कि महाराष्ट्र के अंदर आम जन के जहन में अगर ये बात विपक्ष के नेता जो इस समय विपक्ष में बैठे हुए हैं वो इस बात को बैठा दें कि देखिए किस तरह से मुंबई से ये तमाम पलायन हो रहा है उपक्रमों का, तो शायद एक बहुत बड़ा फायदा है, हवा चल जाएगी। रही बात 1500 रुपए 5 किलो चावल की, तो देखिए जो मैंने कहा ना भूखा होता है संजीव भाई, उसे तो मिलेगा, वो लग जाएगा लाइन में, वो पार्टी नहीं देखता है। वहां मुसलमान भी लगा हुआ है 5 किलो राशन में, हिंदू भी लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। क्योंकि कोरोना और नोटबंदी के बाद जब रीढ़ ही तोड़ दी है आपने, और आपने डिजिटल का बताया था बहाना, और तमाम उसके बाद रोटी भी मैसर नहीं हो पा रही है। यानी कि संजीव भाई मैं आपको एक सवाल की जगह एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करूं कि गृहिणियों के लिए धनंजय सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यदि घर में कोई है तो राशन कार्ड है। इतना सहेज कर रखते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप यकीन मानिए मुश्किल से मिल पाता था वो घरों में लोगों को, लेकिन अब इजीली बहुत आराम से वो रखा हुआ है। उसको रखने का मकसद क्या, चूंकि उनको मालूम है मिल जाता है। अब ये तो बात अलग है कि इनका गोदी मीडिया है या इनका तंत्र है, वो इस बात को एहसास ही नहीं होने दे रहा है दरअसल कि तुम्हें नंगा कर दिया है, तुम्हें भूखा कर दिया है। ये तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो महाराष्ट्र के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां अभी मैं 15 दिन पहले वहीं था और 15-20 दिन रहा कुर्ला वगैरह में भी। वहां की स्थिति संजीव सर इतनी बुरी है, इतने बुरे हालात हैं वहां, जो 20 बरस पहले जब मैं देख रहा था वही अब नजर आ रहे हैं। वहां पर पत्थरों पर सोना, गटर के पास सोना, बहुत बुरे हालात हैं। ये तो वहां की सहनशीलता है कि वहां झगड़े नहीं होते हैं। वहां लोग बड़े जो है मैं कह सकता हूं बहुत अच्छे मिजाज के लोग हैं कि वो इजीली रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन ये पार्टियां अगर इस प्रकार का एक पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द मासेस बता देंगी कि देखिए रोजगार तो पहले ही खत्म था, लाइन में आप लगे हुए थे, लेकिन अगर आप अभी नहीं चेते तो ये कुछ चंद जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में तमाम चीजें दे रहे हैं और दे देंगे, और जो कुछ कमाया था मुंबई ने वो भी हमारे हाथ से जा रहा है। तो मैं समझता हूं अगर आमजन भले वो लाइन में लगा हुआ है, मेरा लंबा सवाल हो जा रहा है, वो शायद इनको खदेड़ देगा। ये एक ऐसा मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा तुरुप का इक्का हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि लोग ऐसा करेंगे या नहीं संजीव भाई? देखिए राशिद साहब, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपको मुंबई से ही मिल जाएगा। आमजन ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। एक पार्टी खड़ी हो गई इसी पे, और शुरुआत गुजरातियों से ही हुई थी, पहले तमिलों से हुई थी। पहले मैं बात शिवसेना की कर रहा हूँ। एक आधा शिवसेना इधर है और आधा शिवसेना उधर है, और आधा वाला जो इधर है वो कहता है कि हम ज्यादा बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं, मतलब जो बीजेपी के साथ है। तो ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जो दूसरे राज्य के लोगों के द्वारा मराठी अस्मिता का सवाल खड़ा करके अब फिर शिफ्ट होता रहा अलग अलग टाइम पे। तमिल आए, गुजराती आए, आपके मुस्लिम आए, वो सब होता रहा उनका। लेकिन यही था, ऐसा ही था। बिहारी भी आए बाद में, बिहारी थोड़ा शिवसेना से आए, थोड़ा मन से ज्यादा आ गया, लेकिन सब एक ही बट वृक्ष है। उत्तर तो भारतीय भी आए, सही बात, उत्तर भारतीय आए, तो उसको आप कैसे सेंटिमेंटली उसको जोड़ते हैं, उसको सवाल बनाते हैं। आर्थिक नेता जितना बड़ा होगा उतना काम होगा, बेसिक बात। बाला साहब व्यक्ति बड़े अच्छे थे और सेकुलर थे, ये भी जानते हैं। ये भी जो अकाउंट है उनका, उनके बारे में कहा जाता है, वो बड़ा ये है। और बल्कि मुझे लगता है कि जितना कॉमनल पॉलिटिक्स करने वाला है, उस सब सारे व्यक्तिगत रूप से बेहद सेकुलर थे। सबसे बड़े सेकुलर तो हमारे जिन्ना साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था वाटर रबिश। वो बड़ी कहानी है, उस कहानी उतना फंसना नहीं है आज अभी। तो आपका बेसिक चूंकि आप चिंता में हैं, हम आप चिंता में हैं, इसलिए ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो वही है। तो नेता कांग्रेस के पास तो कम से कम नहीं है जो कहे और ये हो जाए।
नेता एक है जो उसके पास सेंटिमेंटल बात थी, वो नेता नहीं है, बाई डिफॉल्ट चीजें हो गई और बाला साहब का विरासत उसके पास है, वो है उद्धव ठाकरे। लेकिन उसके लिए उनके लिए जो सुहास पलसीकर ने, जो हम 3 साल पहले कह रहे थे, जब ये चीजें सरकार इधर उधर गई थी, तब हमें हतनायक की तरह मुझे दिखते थे, वो जनता को भी दिख रहे थे, जनता बहुत आक्रोश में थी। लेकिन वो नेता, उनके लिए पलसीकर का वो लाइन बड़ा अच्छा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जो है अपने ही जख्म का लहू चाट रहे हैं। यानी आप वो उस तरह से शायद अपील नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे, और वो लोकसभा चुनाव में शिंदे ने दिखा भी दिया। तो अब बच जाता है शरद पवार, करिश्माई नेता। तो शरद पवार एकमात्र वहां है जो अनुभवी भी है और है, वो अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं राशिद साहब। वो अलग बात है कि मुंबई में उनका प्रभाव उतना बड़ा नहीं है, मुंबई वाले इलाके में, अदरवाइज मुंबई वाला इलाका भी अपना एक इम्पैक्ट बनाता। तो ये जनता के पास को जब ये, इसीलिए मैंने कहा, धनंजय जी ने कहा कि संजीव जी कहेंगे, वो सिक्के का दो पहलू का अर्थ तो वही है जो ये सवाल बनता है। हरियाणा में लोग सफल हुए बता पाने में, हर तरह से बता पाने में सफल हुए, तो चीजें बन गई, थोड़ा सा ही ना, वहां भी तो 0.789% का चक्कर रहा है, 1% से नीचे का चक्कर रहा है, और सीटें इधर उधर हो गई। जो नेता के और संगठन के, नेता के ना करिश्माई होने का वहां प्रसंग है, और संगठन के अरोगेंस में आ जाने का प्रसंग है। मोदी जी को कॉन्फिडेंस आता है राशिद साहब, ये बात तो समझ में आती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है सत्ता से, तमाम तरह के झोल झाल ईसीआई बीसीआई सारा एकदम हाथ में चीजें उनके हैं। उनको कम कॉन्फिडेंस आता है आरएसएस के कार्यकर्ता। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में पैक्ट हो गया पूरा, जिसकी बात हम लोग कई बार करते थे कि कभी होना ही नहीं है वो प्रसंग। आरएसएस कभी भी अपनी मुख्य पार्टी को नहीं खत्म करना चाहिए। वही हम लोग ऑफलाइन या अभी बात कर रहे थे कि एक बार मुसलमान वोट कर दे तो आरएसएस छोड़ देगी उसे, क्योंकि फिर वो कांग्रेस बन जाएगी। लेकिन खैर, तो वो है। लेकिन कांग्रेस को कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है कि वो ही चुनाव जीत रहा है, और ये कर बैठते हैं जो तेलंगाना में अडानी के साथ की तस्वीर आ जाती है। अरे एक आध महीना टाल दो यार, फिर अगला चुनाव बहुत दिन बाद है, फिर बिहार का चुनाव है, फिर आगे इसका एक बार टेम्पो बना रहेगा। आप सोचिए राशिद साहब, कितना बुरा होगा कि आप 4 जून के बाद जो इनका टेम्पो, ये इनका जो कॉन्फिडेंस नीचे गिरा था, हरियाणा के बाद बैक हुआ है, खुदा न खास्ता जो ना होना चाहिए, महाराष्ट्र और झारखंड में हो गया, तब क्या होगा? ये 2014 के उस पे चले जाएंगे, वो एकदम इतने कॉन्फिडेंस में होंगे कि मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो इस बात को हमें लगता है, लोग यहां लड़ने में लगा हुआ है कि एक सीट हमें चाहिए, कोई कहीं किसी के लिए तैयार नहीं है, गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहने देते अंतिम दौर तक। अभी तक कई सारे सीटों पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, दोनों पक्ष, इसमें महायुति भी है, लेकिन हमें महायुति से क्या लेना देना, यदि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। संजीव भाई, अब तो टाइम खत्म हो गया, अभी तो कई जगह पे आप ये सुलझाएंगे, कई जगह पे लड़ रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, अब भले नाम मांगकर हो जाए तो बात, ये सुलझाएंगे 3 तारीख के पहले खींचेंगे क्या? तो सोचिए, जहां इंडिया गठबंधन आपने 2 साल पहले बना लिया है, मतलब 2 साल हो ही गया, लगभग 1.5 साल, और वहां आप अभी तक लड़ रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। अरे काम तो पहले हो जाना चाहिए था, आपको चुनाव में आना था। सीखना हो तो बीजेपी से सीख लीजिए कि खोई हुई जमीन झारखंड में वापस ला रही है, वो कोशिश कर रही है, जो नैरेटिव वार में भी हर चीज में पूरा झोंक दिया है, सबसे अपने सांप्रदायिक नेता जो अभी है उसमें से एक को उतार दिया, हेमंत बिस्वा को, पहली बार 4 देकर। तो इसको कहते हैं, तो इसीलिए कई बार इसीलिए कहते हैं, कई कापर करूं सिंगार पिया मोर आंधर, तो वो लगने लगता है कई बार असद साहब। तो जनता से जो आप जनता के लिए आपने एकदम बेसिक सवाल किया, जनता को राजनीतिक चेतना उनके बीच डालना, ये काम राजनीतिक दलों का होता है, दलों का, सही बात है। ये मीडिया भी, हमारा आपका रोल भी बहुत उसमें न्यूनता, हम आप भी तो उसी से चेतस होते हैं, राजनीतिक दलों से ही चेतस होते हैं। राशिद सर, बिल्कुल सही बात। संजीव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धनंजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी और सार्थक चर्चा जुड़ने में, जिसमें लोगों को ये महसूस होता है कि कम से कम एविडेंस और नेताओं से मुंह से निकली हुई बातें, उनके क्रियाकलाप आपके सामने रख दिए जाएं, ताकि एक साफ सुथरी तस्वीर आपके सामने आए। दोस्तों, चर्चा ये थी कि महाराष्ट्र के उपक्रम किस प्रकार से गुजरात जा रहे हैं। क्या मराठी मानुष और महाराष्ट्र का रहने वाला एक आम वोटर इस बात से नाराज होकर के इस काम को करने वाले के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो
पलायन करा रहे हैं उपक्रमों का, उसका जवाब इस चुनाव में देगा या नहीं, यही आने वाले वक्त में कुछ 10-15 दिन बाद ही आपको हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर कभी हाजिर होते हैं कि अच्छे नए टॉपिक के साथ। हमारी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा से ये रहती है कि इस तरह की चर्चाओं का आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी चर्चा के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद।